डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेस्ट ना। मैं पूछ रहा हूँ पावर क्या है। वर्क डन अपॉन टाइम तो जो होता है वो आपको 11th में काम आता है, 9th में काम आता है। पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने में कितना अच्छा था और कितना सिंपल था, और 2 बार पूछा गया है रसगुल्ला सवाल, तो बड़ी आसानी से खाओ आंसर। कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, लेकिन ये रसगुल्ला सवाल अपने समझ में आया, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, 45 और जो लगा दी सबकी वो है वाट। तो वर्क और एनर्जी का ये लेक्चर जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी बॉडी के अंदर कैसे कंजर्व होती है। जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सभी ने पढ़ा सुना और पढ़ा होगा इस बात को, लेकिन जब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पर फिजिक्स प्लेटफॉर्म में मैं आनंद शुक्ला आज जो वर्क और एनर्जी के नीट प्रयास बेस 2026 में बात करने जा रहा हूँ, वो ये बात करने जा रहा हूँ कि अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो वो किस तरीके से काम करती है। क्या सच में एनर्जी कंजर्व होती है, या फिर ये हाइपोथेटिकल बात है कि एनर्जी कंजर्व होती है, लॉसेस तो होते हैं। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या वो लॉसेस एयर रेजिस्टेंस के हैं या वो लॉसेस फ्रिक्शन के हैं? इस टॉपिक पर आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और यहां पर मैं कंप्लीट नीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं प्रयास बैच 2026 नीट के अंदर, जिसमें बात कर रहा हूं नीट बेस्ड फिजिक्स के ऊपर इस प्रयास बैच में। और स्टूडेंट अगर सिर्फ ध्यान से समझ ले और कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले तो वो बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है जो बच्चों को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगती है। क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बेसिक से बात करते हुए फिर कॉन्सेप्ट को उठाया है और ये बताया है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो आज मैं यहाँ पर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक। इसके पीछे के लेक्चर आप सभी देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो चुका है, उसके कुछ क्वेश्चन बचे थे वो मैं और लूंगा लेक्चर्स के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी में लूंगा। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। अब एनर्जी कंजर्व होती है, इसका मतलब क्या है? जब मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो एक ही कॉन्सेप्ट जिस पर नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं वो ये कि एक बॉडी यहां से यहां तक फॉल हुई, ये पोजीशन कौन सी है उसकी? ए, और ये पोजीशन कौन सी है उसकी? बी। जब बॉडी ए से फॉल होती हुई कहां तक आ गई? बी तक आ गई। बॉडी ए से फॉल होती हुई कहां तक आ गई? बी तक आ गई। तो कितनी हाइट ट्रेवल करी इस बॉडी ने? एच हाइट। अगर इस बॉडी ने एच हाइट ट्रेवल करी तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे थी। और कौन सी एनर्जी यहां पर नहीं थी? तो वो थी काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी थी? लेकिन जब बॉडी ने ट्रैवल करना शुरू किया, ये बच्चों को डाउट होता है और करंट से क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो जब बॉडी ने ट्रैवल करना शुरू किया तो यहां पर कौन सी एनर्जी हो गई? जीरो, पोटेंशियल एनर्जी खत्म। और कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो गई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोले mg h, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही स्प्रिंग के केस में भी आता है, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ध्यान समझिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। अब समझने की बात यह है कि मान लेते हैं मैंने यहां कहीं बीच में कोई एक पॉइंट लगा दिया, एग्री? बॉडी ने ट्रेवल करा डिस्टेंस x, ठीक है, और बचा कितना डिस्टेंस? तो बचा h माइनस एक्स। बहुत ध्यान सुनना इस कॉन्सेप्ट को। ये बचा जो h माइनस एक्स है, जो बचा h माइनस एक्स है, नीचे से कितना ऊपर बचा वो कहलाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी उसकी? कितना ऊपर बचा वो कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और कितना चला, कितना चला वहां से डिसाइड होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। जितना चला वो काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा चलेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जमीन से जितना ऊपर रहेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बात समझ में? जमीन से जितना ऊंचा रहेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ऊपर जितना ज्यादा चलेगा उतनी, क्योंकि जैसे काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम, पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक कम, काइनेटिक बढ़ रही है पोटेंशियल कम, पोटेंशियल बढ़ रही है काइनेटिक कम। मेरी बात समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए, तो यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन उठाते हैं अपन, जैसे पहला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg
इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी, इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटरी कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर। ठीक है, इसने क्या करा? 18 मीटर की हाइट अटेंड करी। ये इसकी सरफेस है। इसने कितनी हाइट अटेंड करी? फैन बंद कर दीजिए। 18 मीटर। और 18 मीटर की हाइट अटेंड करने के बाद ये बॉडी किस कंडीशन में आ गई? ये बॉडी आ गई रेस्टिंग कंडीशन। मैडम को नीचे बोल दो फैन बंद कर दो, वो पिछली क्लासरूम में बोल देना। तो यहाँ पर बॉडी ने कितनी हाइट अटेंड करी? 18 मीटर। और 18 मीटर की हाइट अटेंड करने के बाद बॉडी किस स्टेट में आ गई? रेस्ट में। तो मुझे बताइए जो 18 मीटर इस बॉडी ने अटेंड करी, जिसके बाद ये रेस्ट में आ गया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? एग्री? तो क्या मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूं? तो बोले हाँ। बोले क्या कैलकुलेशन हो सकते हैं? तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? बॉडी का मास 1 kg है, वेलोसिटी 20। तो काइनेटिक एनर्जी नीचे, इसको मैं अगर बी पॉइंट बोलूं और इसको मैं ए पॉइंट बोलूं, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी बी पे 1/2m वी स्क्वायर। मास कितना है और वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 200 जूल। जब बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट तक गई तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई होगी? हाइट कितनी दे रहा हूं? 18 मीटर्स। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? अब उसने क्या बोला? आफ्टर अटेनिंग हाइट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर। 18 मीटर हाइट अटेंड करने के बाद वो बॉडी किस पोजीशन पे आ गई? वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में आ गई। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई। ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mg। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? 200। m कितना है? 1। g कितना है? 10। h कितना है? बोले निकालना है, तो h कितना आ गया? तो ये h डैश बोल दो। मतलब बॉडी को अटेंड करना चाहिए थी 20 मीटर और बॉडी ने अटेंड करी है सिर्फ 18 मीटर। तो जाना था 20, पहुंचे 18, तो कितनी हाइट का लॉस हुआ? 2 मीटर। वो 2 मीटर लॉस ऑफ हाइट क्यों हुआ? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, जो भी कारण बीच में आ गए। अब लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ, तो यह आ गया mg h डैश, जो उसको जाना था, और गई कितनी? mg h, m1 g 10, h डैश कितना है? 20, m1 g 10, h कितना है? 18। 200 माइनस 180 कितना आया? 20 जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ? 20 जूल। और ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो अगेन मैंने आपको जैसा बताया था कि डी ऑप्शन, अगर डी को फॉलो करोगे तो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन फिर से आ गया। देखिए आप, और रेगुलर बेसिस पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पता नहीं ऑप्शन नंबर डी क्यों सही आता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी देखिए आप, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन कैसा लगा? समझ में आया? नया कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर पहुंचना था 20 मीटर, पहुंचा कितना? 18 मीटर। तो 2 मीटर का एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, ये 2009 के अंदर नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान समझे। तो एक इंक्लाइंड सरफेस, जो ये इंक्लाइंड है बाय एंगल थीटा, मैंने बोला ऐसा। अब यहां पर क्या हुआ कि एक बॉडी में कंसीडर करता हूं, वो बॉडी इस पोजीशन पे है, जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर्स। जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane up to height of 10 मीटर। आपको वर्क डन कितना लग रहा है? 300 जूल। बॉडी का मास कितना है? 2 kg। और g, अब आप बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई m g h। यही वर्क डन होगा। m कितना है? 2। g कितना है? 10। h कितना है? 10। कितना आ रहा है? 200 जूल। ये इसके अंदर एनर्जी गेन करी। और आपने कितनी दी है? आप धक्का दे के ब्लॉक को ऊपर ले गए। आपने बोला मैंने 300 जूल एनर्जी खर्चा करी। उसने कहा अच्छा लाओ चेक करें। चेक किया, मशीन लगाई, चेक करा, बोले इसमें 200 जूल एनर्जी। कितना लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? 100 जूल का लॉस हुआ। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या लगा? ब्लॉक पहले कहाँ था? उसको कहाँ ले गए? क्या आ गया पिक्चर में? पिक्चर का हीरो कौन? पिक्चर का हीरो कौन? फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ? 300 आपने दिया, 200 पहुंचा,
100 जूल एनर्जी की, वर्क डन की चोरी हो गई। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है, ये आपका सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर, ये भी 100% आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक कैसे कर रहे हैं, अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, क्या अप्रोच लग रही है, कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे सीखना है, नीट क्या पूछना चाहता है, नीट की एग्जाम कंडक्ट कराने वाले क्या देखना चाहते हैं स्टूडेंट के अंदर, वो सीखोगे तो मतलब है। क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ सीखने से कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं क्वेश्चन को सीखने से। क्वेश्चन में छुपा हुआ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। साइकिल चलाना आएगी तो कहीं भी चला लोगे, लेकिन अगर साइकिल किसी पर्टिकुलर रास्ते पे ही चलाना आती है तो फिर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि चलो जहां चलना साइकिल से घूम के आते हैं। बात को समझो, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल सीखो। ये क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करिए, 2006 एग्जाम में आया था, नीट की एग्जाम का क्वेश्चन है। आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं, पावर। अब अपन बात करते हैं पावर। तो पावर होता क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब कुछ लोग बोलते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम ना, मैं पूछ रहा हूँ पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम तो जो होता है वो आपको 11th में काम आता है, 9th में काम आता है। पावर क्या होता है? वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने में कितना समय लगा। समय बाध्यता अगर कर दी तो पावर है, समय बाध्यता नहीं करी तो पावर नहीं होगा। तो पावर की बात करें तो यहां पर आ गया वर्क डन अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला। दूसरा पावर का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरा पावर का फॉर्मूला dw बाय dt, ठीक है, dw बाय dt, d बाय dt, w हो गया f इंटू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, f बाहर करा, ds बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है? ये सबसे ज्यादा पावर का फॉर्मूला वो है जो यूज होता है। फोर्स पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला किसके आ गए? पावर के। क्या मेरी बात समझ में 100% आपको क्लियर है? कोई दिक्कत कैसी तो इसके अंदर? ये तीन बेसिक फॉर्मूले। अब पावर के अंदर जब फोर्स की बात करोगे तो क्या होता है? मास इंटू होता है फोर्स निकालना है, डायरेक्ट डेटा नहीं दिया तो मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां कहां से निकल जाएगा? बोले v इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस, और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। जब डिफरेंशिएट करने जाओगे, जब डिफरेंशिएट करने गए तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। क्या होता है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस। ये जो मैंने बोर्ड पर टर्म्स लिखी है, आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के अंदर जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में वो इसी पर बेस्ड, इसी पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन। आपके ऊपर, आप इसको कितना सीखने की कोशिश करते हो, परफॉर्म कर जाते हो। तो इन फॉर्मूले को याद कर लो। अब मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, अभी के अभी चेक हो जाएगा कि कौन कितने पानी में। मेरी बात सही है कि नहीं? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय टाइम टी पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, 2024 का क्वेश्चन है, ये होगा 2t माइनस 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है? जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो बिगिनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को गिवन डेटा के थ्रू लिख लेना चाहिए। जब आप क्वेश्चन का गिवन डेटा नोट डाउन कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि आप उस गिवन से एनालिसिस कर पाओ कि मुझे निकालना क्या है और उसमें क्या डेटा की कैसे जरूरत पड़ेगी, क्या डेटा की कैसे जरूरत पड़ेगी। अगर पता हो तो आप खेल खेल लोगे, नहीं तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ के चले। अब आ जाए, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, तो मुझे बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप वही मगडन पर अटके हो, देखो 2024 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी कितना होगा? तो d बाय डी टी ऑफ एस, सही, हाँ। अब f d बाय डी टी, एस की वैल्यू क्या होगी? 2t माइनस 1, पावर f कितना है? 5, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या बचा? 2, 1 का 0, 2t का 2 और 1 का 2t का 2, 1 का 0, तो ये बचा। तो पावर कितना आ गया? पावर आ गया 10, और इसकी यूनिट क्या होती है? जो अगर सही काम नहीं करो तो लगा देते हैं लोग, वॉट। ठीक है, तो यहां पर पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट, और ये 10 वॉट इसका आंसर है। तो देखो आप, या तो ऑप्शन डी सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो डी ऑप्शन ही सही होता है, कभी कभी आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सही होता है? डी।
और कभी कभी आपका क्या ऑप्शन सही हो जाता है, ए भी ऐसा नहीं पूरी तरीके गलत रहता है, कभी कभी ए भी सही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसके अंदर कोई डाउट हो तो देखें, तो लिखे फटाफट से इसको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें आप, 2023 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व होता है, ध्यान समझें इसको। अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, 5i + 3j + 6k अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है, 10i 10j और 10k। तो एक र्यूमर है मार्केट में कि नीट का पेपर बहुत टफ आता है, लेकिन नीट का पेपर बहुत टफ नहीं आता है। नीट का पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है और लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आते, इसलिए उनको पेपर टफ लगता है। ये क्वेश्चन जो मैं 1 मिनट से कम समय में यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी लगा पावर, फोर्स कितना है 5i + 3j + 6k और वेलोसिटी 10i 10j और 10k। अब आपको पता है i.i1 होता है, j.j1 होता है, k.k1 होता है। हाँ, तो यहां पर देखें आप, i.i तो 5 10 जा 50, j.j 10 3 जा 30, k.k 6 10 जा 60, 50 और 30 80 और 80 और 60 140। अब मुझे बताइए 1 मिनट से कम समय में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, देखिए आंसर वापस से डी सही। पता नहीं क्यों जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ डी ऑप्शन ही सही होता है, लगता है मुझे डी ऑप्शन ही सही है, इसलिए उसके साथ में स्टिक हो गया हूं कि मेरा ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी। कभी कभी ए भी सही होता है बट मोस्टली डी ही सही होता है। तो फॉलो ऑप्शन डी इन लाइफ इफ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन फिर से सही हो गया और ये डी ऑप्शन जो यहाँ पर सही हुआ वो देखिए आप, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा जो नीट 2023 में आया था। लोग बोल रहे हैं नीट का पेपर बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं, नीट का पेपर टफ नहीं आता है। नीट का पेपर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, देन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन जल्दी से। यहां पर एक क्वेश्चन है जो नीट एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया था। इस नीट 2022 के इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके से जिस टॉपिक पे बात हुई है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है विद मैक्सिमम लोड कितना है 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर मिला के वो बियर कर सकती है लिफ्ट। ठीक है, आप सभी लिफ्ट में तो गए ही होंगे और आप लिफ्ट में गए होंगे तो आपने फील किया होगा बॉडी ऊपर जाती है तो हैवी फील होता है और नीचे आती है तो हल्का फील होता है। तो यहाँ पर आ गया मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। अब जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके अंदर नीचे की तरफ जो लोड लग रहा है 2000 किलो, तो 2000 किलो मास है, ग्रेविटी को साथ में जोड़ो। और एक और नीचे की तरफ लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स लग रहा है 3000 और ये रहा न्यूटन, इसको ही मैं न्यूटन में बोलता हूं। और इसके अगेंस्ट में आपको लिफ्ट को लेके किधर जाना है, तो ये फोर्स इसके अगेंस्ट में लगेगा। तो अगर ये फोर्स इसके अगेंस्ट में लग रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आ गया F = 2000 × 10 20,000 प्लस 3000 कितना फोर्स लगेगा। अगर इस लिफ्ट को खींच के ऊपर ले जाना है सो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अंदर 23,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब पावर कितना लगेगा, तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स कितना है 23,000 न्यूटन का और वेलोसिटी कितनी है 1.5 मतलब 3/2। तो काटा पीटी धूम धड़ाका कितना आंसर आ रहा है इसका 34500 34500 और इसकी यूनिट क्या आ गई, तो 34500 न्यूटन। ये सी ऑप्शन इसका फिर सही है, मतलब जब जब डी ऑप्शन आया बाद में सी ऑप्शन ही आया। ठीक है, क्लियर, ऐसा पैटर्न बना लो, कभी कुछ तो निकलेगा आउटकम क्या। तो यहाँ पर देखिए अभी सी ऑप्शन सही है और ये 2022 का नीट एग्जाम का क्वेश्चन था, अभी रिसेंट 2-3 साल पहले पूछा गया। तो कितने अच्छे सवाल है और इनको कितनी आसानी से किया सकता है। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो लिफ्ट का वजन प्लस आपका वजन 2000 किलो, कितना वेट लगा नीचे, बोले 20,000 केजी बोल दो या न्यूटन बोल लो, मास इंटू ग्रेविटी लग गई तो वो न्यूटन में कन्वर्ट होगी। 3000 का फ्रिक्शन लग गया तो 20,000 और 3000 23,000। इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगा जो उसको ऊपर ले जा रहा है, तो 23,000 इक्वल टू एफ यहाँ पर आ गया। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, 23,000 और वेलोसिटी कितनी चाहिए, आप जो वेलोसिटी बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं पावर सेट करूंगा। कैसे, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाना है तो पावर बढ़ाना पड़ता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर। तो आपने बोला सर 1.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो मैंने बोला पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5। आपने कहा सर नहीं 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 नहीं, पापा ने बोला 3.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो पावर बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाना है वैसे पावर बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है 23,000। एग्री करते हो। तो यहां पर आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको मालूम पड़ा कि पावर कितना और पावर कितना है इसके अंदर
34,500 और इसके अंदर ये पावर है तो पावर की यूनिट क्या आएगी वॉट, तो 34,500 ऑफ वॉट। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको बड़ा क्लियर रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 बार पूछे जाते हैं नीट की एग्जामिनेशन में, 2021 और 2008 में पूछा गया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 25 साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो बड़ी आसानी से नीट का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। फिजिक्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं ये बात। जो 2008 में आया तो 2021 कोविड के टाइम पेपर में रिपीट हुआ सवाल ये था कि पानी गिरा, वाटरफॉल फ्रॉम अ हाइट, किस हाइट से गिरा? 60 मीटर से। किस रेट से गिरा? यहां पर लिखा है 50 केजी पर सेकेंड। ये पिक्चर में हीरो है। 15 केजी पर सेकेंड, केजी मास, सेकेंड टाइम, तो क्या गिवन है आपको? m/t। क्लियर? आगे बढ़े इससे। अब द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, एनर्जी लॉस कितनी हो गई? 10%। तो कितनी एनर्जी बची? 10% लॉस हो गई, बची कितनी? 90%। तो 90/100। अब पावर इज जनरेटेड बाय टरबाइन, पावर कितना जनरेट हुआ टरबाइन से? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। 90% का बचा, वर्क डन क्या होगा? तो बोले हाइट से गिर रहा, हाइट से गिरा, हाइट से गिरा तो mgh, mg और अपॉन में ये कट गया 9/10। हाउ? g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी? 60 मीटर, और m/t, m/t कितना है? 15। m/t, आपने क्या खेल खेल दिया? आपने m के अपॉन में t को कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब ये जी 10 से 10 गया, 15 6 जा, 15 9 जा, 135, और ये आ गया 60। पावर कितना निकल रहा बताना जरा? 135 इंटू 60, पावर की वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 8100, और जो लगा दी वो है वॉट। ठीक है, तो 8100 वॉट। अब आपको किस में चाहिए? किलोवाट में। तो किस क्या करूं मैं इसके अंदर? 1000 से डिवाइड, 1000 डिवाइड करूंगा तो 8100 अपॉन 1000, तो ये कितना आ गया? 8.1 किलोवाट। तो ये आ गया 8.1 किलोवाट। फिर सी ऑप्शन सही है। अक्सर सी या डी ऑप्शन ही सही होते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्लियर सबको? आई थिंक बात समझ में तो अच्छे से आई गई होगी। तो क्वेश्चन कितना अच्छा था और कितना सिंपल था, और 2 बार पूछा गया है रसगुल्ला सवाल, तो बड़ी आसानी से खाओ अंदर, कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। लेकिन ये रसगुल्ला सवाल अपने समझ में आया, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी दी हुई है 2000, 2000 का सवाल है ये। अब फोर्स और वेलोसिटी दी हुई पावर, तो पावर क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है? 60i, 15j और -3 के, और 2i -4j और प्लस का 5k। ये आ गया इसके अंदर। i डॉट i1 62 जा 120, j डॉट j1 15 4 जा 60, k डॉट k -15 120। बताओ मुझे कितना आ रहा है? पावर कितना आया? 120 माइनस 60, 60 60 में से 15 और गए तो 45, 45, और जो लगा दी सबकी वो है वाट। तो ऑप्शन बी इसके सही है, जो है 45 वाट। समझ में तो नहीं? चलो, हाउ मच वाटर पंप टू रीच द हाइट, हाउ मच वाटर पंप्स। अब इस क्वेश्चन को देखे जो 1990 में आया था, और सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको कैलकुलेट करना पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है mgh अपॉन टी। मास निकालना है पावर इंटू टाइम, और यहां पर आ गया g इंटू एच। पावर कितना है? 2 किलोवाट को किसमें कन्वर्ट करा? वाट में। टाइम कितना है? 1 मिनट, 1 मिनट को कन्वर्ट करा 60 सेकंड में। ग्रेविटी कितनी है? 10। किस हाइट तक ले जाना है? 10 मीटर, और यहां पर 10 10 10 10, तो ये आ गया 20, 20 इंटू 60 कितना आ गया? 6 2 12, 1200 केजी। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब अपन ने एक रिलेशन जनरेट करा अपनी मर्जी से, 1 केजी इक्वल टू 1, तो 1200 केजी इक्वल टू 1200 लीटर। ये इसका आंसर। तो आखिर में जाके देखो कैसा दिमाग लगा, रिलेट करना पड़ा। 1 केजी इक्वल टू 1 लीटर, 1200 किलो इक्वल टू 1200 लीटर। अगला टॉपिक में यहाँ पर उठाऊंगा कोलिशन का। तो देखिए आज का लेक्चर बड़ा सिस्टमेटिक चला।
जैसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सिखा दिया कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के पूरा, और मैंने पूरा सिखा दिया आपको यहाँ पर अगला टॉपिक जो आपका था, इस टॉपिक के अंदर बात करी पावर के बारे में, और पूरा पावर मेरी स्लाइड जहां से शुरू हुई देख लो, इसके बाहर नहीं गया, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्लाइड को सिस्टमेटिक तरीके से कर लो। ये स्लाइड के क्वेश्चन में पूरा पावर नीट एग्जामिनेशन का आप अप्रोच कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे फिजिक्स MP9 पे। मैं आनंद शुक्ला एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा अगले लेक्चर में, जिसका नाम होगा कोलिजन, और कोलिजन पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कोलिजन होता कैसे, इलास्टिक क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, और फिर वन शॉट भी इसके ऊपर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत प्रैक्टिस करिए और लगे रहिए। डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेस्ट